Good afternoon, dear students. So, in our today's lecture, we will discuss about the second type of biological treatment, matlab second process, second method by which we can do biological treatment, that is activated sludge process, right? So, in the previous lectures, we have studied about the trickling filters, and we have studied that trickling filter work on which type of phenomenon. So, they work on attached growth system. Attached growth system means जिसमें कि जो medium है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनके लिए हम एक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट दे गेट अटैच टू दैट. एंड द अनदर टाइप ऑफ प्रोसेस विच आई हैव टोल्ड यू वाज सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम. सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम मीन्स जो ऑर्गेनिक मैटर है, राइट, उनके लिए हम यहाँ पे कोई मीडियम प्रोवाइड नहीं करेंगे इन ऑर्डर टू गेट अटैच, बट दे विल बी प्रेजेंट इन सस्पेंशन इन द सॉल्यूशन और वेस्ट वाटर, राइट. सो दिस एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज द एग्जांपल ऑफ दिस सस्पेंडेड growth system, right? So you have to remember that जो trickling filter है, that work on the attached growth system, and this activated stress process, this work on the suspended growth system, right? So first of all, let us understand what is this process. So this process is, it is an excellent method of treating either raw sewage or more generally the settled sewage, and the sewage from the primary sedimentation tank which is utilized in this process is mixed with, now listen, it is mixed with 20 to 30% of its own volume of activated sludge, which contains a large concentration of highly active microorganisms, right? Then this mixture enters an aeration tank where the microorganisms coated around the sludge solids and the sewage are intimately mixed together with a large quantity of air for about 4 to 8 hours, right? Under these conditions, these moving organisms will oxidize the organic matter, and the suspended and colloidal matter tend to coagulate and form a precipitate which settles down readily in the secondary settling tank. Now what do you mean by this? तो इसका मतलब एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या होता है? इस प्रोसेस में देखो, यहाँ पे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जो भी सीवेज आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? दैट इज कमिंग फ्रॉम द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, राइट? नाउ द सीवेज विच इज कमिंग फ्रॉम द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, इसको हम कहाँ पे लाते हैं? एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में जो यूनिट यूज होती है उसको हम कहते हैं एरेशन टैंक, राइट? तो उस सारे स्लज को हम सीवेज को हम किस में लाते हैं? एरेशन टैंक में लाते हैं, एंड देन इट इज मिक्स्ड विद 20 to 30% of its own volume of activated sludge. मीन्स टोटल जितना सीवेज का वॉल्यूम एंटर किया एरेशन टैंक में, उसका 20 to 30% वॉल्यूम जितना भी होगा, उतना ही क्वांटिटी हम एक्टिवेटेड स्लज की उसमें मिक्स करते हैं, राइट? सपोज आपने x क्वांटिटी सीवेज लाया, तो x का 20% कितना हो गया? 0.2x, राइट? तो 0.2x अलग से हम वॉल्यूम मिक्स करते हैं किसका? एक्टिवेटेड स्लज का. नाउ व्हाट इज दिस एक्टिवेटेड स्लज? तो स्लज मतलब, स्लज से मैंने आपको मतलब बताया था कि सेडिमेंटेशन टैंक में जो भी इम्प्योरिटी सेटल होती है, राइट, उसको हम कहते हैं स्लज, राइट? तो और एक्टिवेटेड स्लज मतलब जिस स्लज में आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कोट किया है, मतलब जिस स्लज के पूरी जो आउटर कोटिंग है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भरी होती है, उसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज. तो ये एक्टिवेटेड स्लज कहाँ से आता है? जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक है, राइट? तो एक्टिवेटेड स्लज के साथ मिक्स करते हैं, और इस पूरे मिक्सचर को हम इंटीमेटली मिक्स करते हैं विद अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर. इसमें एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर इंड्यूस की जाती है आर्टिफिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 4 to 8 आवर. अब क्या होगा जब ये सब एक साथ मिक्स होंगे, एयर मिक्स होगी, एक्टिवेटेड स्लज में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, और ये जो सीवेज है, जब ये तीनों मिक्स होंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर विच वी आर सप्लाइंग आर्टिफिशियली, दे विल डू द एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ द सीवेज, एंड दस इट विल स्टेबलाइज दैट सीवेज, राइट? तो ये सारी जो असेंबली है ये क्या करेगी? ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेगी और फिर प्रेसिपिटेट बनाएगी. अब ये प्रेसिपिटेट फाइनली कहाँ पे सेटल होगा? तो क्योंकि एरेशन टैंक के बाद सारा सीवेज कहाँ जाएगा? सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में. जस्ट लाइक ट्रिकलिंग फिल्टर में भी क्या हुआ था? पहले डिकम्पोजिशन हुआ ट्रिकलिंग फिल्टर में, फिर सारी असेंबली जाती है आपकी सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में. तो जो स्लज होता है, सॉलिड पार्ट, वो सेटल कर जाता है, और जो लिक्विड पार्ट है उसको हम आगे और भेजते हैं, राइट? आगे फर्दर ट्रीटमेंट ले, राइट? तो इसका मतलब जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन में इसके बाद हम ये सारी असेंबली सेकेंडरी सेडिमेंटेशन में टैंक में भेजेंगे, तो वहां पे जो है वो स्लज सेटल कर जाएगा. अब इसी स्लज का कुछ पार्ट हम फिर से रिसर्कुलेट कराएंगे एरेशन टैंक में, और यही हमारा एक्टिवेटेड स्लज होता है. क्योंकि क्या होगा बच्चों, आपके जो टैंक है, इस एरेशन टैंक में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो सस्पेंशन में प्रेजेंट है. इसमें अटैच तो है नहीं वो फिल्टर मीडिया से, जैसे ट्रिकलिंग फिल्टर में थे, इसमें वो सस्पेंशन में प्रेजेंट है. तो क्या होगा, जब वो डिकम्पोज करेंगे इम्प्योरिटी को, तो इम्प्योरिटी के साथ साथ वो भी क्या होंगे? आगे फर्दर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में पास ऑन हो जाएंगे. तो जब वो टैंक में पास
पास ऑन होंगे तो टैंक में जो इम्प्योरिटी सेटल हो रही है उसमें ऑब्वियसली आपके बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, और इसलिए इस स्लज को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। तो इसलिए इस स्लज के कुछ पार्ट को हम वापस भेजते हैं एरेशन टैंक में, सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे इसमें डिकम्पोजिशन में, राइट। Now talking about the efficiency of this activated sludge process, so it is highly efficient. And if we talk about the BOD removal, so about 80 to 90% of the BOD is removed from the sewage, and about 90 to 95% of the suspended solids removal is done by this process. So as compared to trickling filter, it is efficient, और जो BOD removal है वो 80 to 90% है, and जो solids removal है suspended solids, that is 90 to 95%. Now basically आपको अगर एक और इससे proper understanding लेनी है activated स्लज प्रोसेस की, तो वो हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू ले सकते हैं, राइट। तो ये फ्लो चार्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले सीवेज आएगा कहाँ पे, स्क्रीन्स में। देखो यहाँ तक जो हो रहा है दिस इज प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है। अब टिल यहाँ तक ये है प्राइमरी ट्रीटमेंट, पीटी लिख देते हैं इसे, ठीक है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में पढ़ा था रॉ सीवेज फर्स्ट पास थ्रू द स्क्रीन्स in order to remove the floating impurity, then it's passed from the grid chambers in order to remove the suspended inorganic impurity, right. Then it is passed on to the primary sedimentation tank where the organic suspended impurity settle down. तो till now हमने inorganic impurity तो पूरी हटा दी है, और organic कौन सी हटाई है, suspended. तो this was up to primary treatment. Now इस primary sedimentation tank से अगर हम activated sludge process follow कर रहे हैं, जो कि generally follow किया जाता है treatment plants में, right? तो वहां पे सारा पोर्शन जाता है एरेशन टैंक में, as I told you. अब एरेशन टैंक में क्या होता है, हम यहाँ पे क्या क्या रहता है, एक तो सीवेज रहेगा, फिर इसमें हम कुछ एक्टिवेटेड स्लज भी डालेंगे, एंड देन वी विल मिक्स इट विद सम अमाउंट ऑफ एयर फॉर अ पीरियड ऑफ 4 to 8 आवर। तो इस पीरियड के दौरान क्या होगा, ये जो organic impurity hai, they will get decomposed. Now what will happen, once they get decomposed, they are passed on into this secondary sedimentation tank. अब इस secondary sedimentation tank में बच्चों क्या होगा, suppose ये tank है, तो जो impurities है, impurities अब क्या है, जो बायोमास, बेसिकली बायोमास मतलब जो आपका ऑर्गेनिक impurity डिकम्पोज हो चुकी है, तो वो सॉलिड ही होगी आपकी फॉर्म में, तो वो नीचे सेटल करेगी, और ये लिक्विड सीवेज होगा। देखो सीवेज ऑब्वियसली है तो लिक्विड ही, तो सेडिमेंटेशन टैंक में जो इम्प्योरिटी है जो अब डिकम्पोज हो चुकी है, दिस विल गेट सेटल डाउन एंड दिस इज लिक्विड सीवेज। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्लज कहते हैं। जो इम्प्योरिटी सेटल हो रही है, जो अब डिकम्पोज हो चुकी है, इसे हम स्लज कहते हैं। तो नाउ यू कैन सी है कि जो लिक्विड सीवेज है, राइट, लिक्विड सीवेज को तो हम आगे पास कर देंगे फॉर द क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन मतलब अगर उसमें स्टिल अभी कोई हार्मफुल कंपाउंड्स प्रेजेंट है तो उसको क्लोरिनेट करेंगे, उसके बाद इट इज डिस्पोज्ड ऑफ। इसको कहते हैं एफ्लेंट। बच्चों आपको ध्यान रखना है, एफ्लेंट कहते हैं जो लिक्विड सीवेज हुआ, और स्लज कहते हैं जो डिकम्पोज हो चुकी है इम्प्योरिटी, वो सॉलिड इम्प्योरिटी। तो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में दो चीजें बन जाएंगी मतलब अलग अलग होंगी, लिक्विड सीवेज और ये स्लज। तो लिक्विड सीवेज का हम क्या करते हैं, उसको क्लोरिनेट करने के बाद उसको डिस्पोज कर देते हैं जहां भी डिस्पोज करना है। सपोज हम रिवर वाटर बॉडी में कर रहे हैं या लैंड में कर रहे हैं, राइट, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि डिस्पोजल कहाँ करते हैं। तो दिस विल बी डिस्पोज। उसके बाद ये जो स्लज सेटल हुआ बॉटम में, जिसको कि हम एक्टिवेटेड स्लज भी कहते हैं। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज, तो एज आई टोल्ड यू कि इसके अराउंड, इन पार्टिकल्स के अराउंड सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं। दीज आर कोटेड विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्यों कोट रहते हैं, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एरेशन टैंक में है, दे विल मूव अलोंग विद द सीवेज। तो ये एक्टिवेटेड स्लज रहेगा। तो इस एक्टिवेटेड स्लज का one portion that is sent to the aeration tank, right, as you can see here, one portion is sent to the aeration tank. तो लगभग कितना भेजते हैं, तो aeration tank में जितना वॉल्यूम है उसका 20 to 30%, राइट, जितना सीवेज है उसका 20 to 30% हम भेजते हैं एरेशन टैंक में। एंड अनदर पोर्शन इज लेड टू द स्लज थिकनर, डाइजेशन एंड टू स्लज ड्राइंग। ये डाइजेशन क्या होता है बेसिकली, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली क्या होता है। जो स्लज है, ऑल्दो ये क्या होता है, ये डिकम्पोज हो गया, लेकिन अगेन स्लज डाइजेशन टैंक में इसका फिर से हम इसको डाइजेस्ट किया जाता है। इस प्रोसेस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और फाइनली इस स्लज को भी डिस्पोज किया जाता है, राइट। डिस्पोजल के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली एक लेआउट है एरेशन टैंक, एरेशन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का, ये बेसिकली एक लेआउट होता है, राइट। तो आई होप ये आपको लेआउट क्लियर, और एरेशन टैंक प्रोसेस की, एरेशन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या है ये भी क्लियर है, राइट। So now we will study about the aeration tank, which is the most important unit of this activated sludge process, right. So as you can see here that from the primary sedimentation tank,
The sewage flows to the aeration tank and is mixed with the activated sludge, as I told you. The aeration tank or chambers, as they are sometimes called, they are normally rectangular tanks which are 3 to 4.5 meter deep and about 4 to 6 meter wide. The length may range between 20 to 200 meter and the detention period is 4 to 8 hour, right? As I already told you कि सीवेज को continuously mix किया जाता है 4 to 8 hour के time period लिए, तो obviously that would be the detention time. तो ये जो parameters दिए हैं आपको इनको याद रखना है, because normally डिजाइनिंग में आपको values assume करनी होती है. तो जो इसकी डेप्थ होती है एरेशन टैंक की, that is about 3 to 4.5 meter and its width is 4 to 6 meter, right? And normally rectangular tanks होते हैं और जो इनकी लेंथ होगी that will range in 20 to 200 meter के बीच में, right? Now air is continuously induced into these tanks. तो as I have told you कि activated sludge process में artificially हम air हमेशा सप्लाई करते रहते हैं, right? इसीलिए इसकी efficiency बहुत ज्यादा होती है क्योंकि air को artificially सप्लाई किया जाता है. तो ये जो air सप्लाई करने के प्रोसेस हैं ये मेनली 3 तरीके के होते हैं. तो एक तो होता है डिफ्यूज्ड एयर एरेशन जिसे एयर डिफ्यूजन भी कहते हैं, एक होता है मैकेनिकल एरेशन एंड तीसरा है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ जिसको कंबाइंड एरेशन कहते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट आर दीज प्रोसेसेस. तो डिफ्यूज एयर एरेशन में बच्चों कुछ नहीं होता है, इसमें सिंपल क्या होता है, कंप्रेस्ड एयर जिसका की प्रेशर होता है 35 टू 70 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एरेशन चैम्बर थ्रू डिफ्यूजन प्लेट्स और अदर डिवाइस कॉल्ड डिफ्यूजर. तो सिंपली देखिए इसका डायग्राम ये है. तो क्या होगा, यहाँ पे से ये आपका क्या है, एरेशन टैंक है सपोज. तो यहाँ पे से पहले हम कंप्रेस एयर को टॉप से सप्लाई कर रहे हैं और फिर ये पाइप्स के थ्रू ये एयर जो है ये नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, आप देख सकते हैं, राइट? नाउ क्या होगा, यहाँ से सीवेज आ रहा है टैंक में with activated sludge. Now ये जो है ये आपकी डिफ्यूजन प्लेट्स हैं, ये जो बॉटम में आप देख रहे हैं these are the diffuser plates. इन डिफ्यूजर प्लेट्स में होल्स होते हैं and they will induce the air in the form of bubbles. जो compressed air इनमें सप्लाई हो रही है उसको ये in the form of bubble सप्लाई करेंगे और इस तरीके से एयर क्या होगी, आपकी सप्लाई होती रहेगी एरेशन टैंक में. तो ये होता है डिफ्यूज्ड एयर एरेशन प्रोसेस, मतलब ये पहला टाइप का प्रोसेस. सेकेंड प्रोसेस है आपका मैकेनिकल एरेशन प्रोसेस. नाउ व्हाट हैपेंस, जो आपका एयर डिफ्यूजन मेथड है, राइट, उसमें क्या होती है, बहुत सी कंप्रेस्ड एयर अबाउट 90 to 95% कंप्रेस्ड एयर वेस्टेड हो जाती है. क्यों? बिकॉज ये क्या होगा, देखिए इस तरीके से क्या होगा, ये बबल्स आपके एयर विल रिलीज इन द फॉर्म ऑफ बबल और ये सिंपली आपके टॉप से स्केप कर जाएगी धीरे धीरे. तो ये बहुत सी एयर स्केप हो जाती है और वेस्ट हो जाती है. बट मैकेनिकल एरेशन में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. कैसे? क्योंकि मैकेनिकल एरेशन में क्या होता है, हम सीवेज को कंटिन्यूसली स्टिर भी करते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ सम मैकेनिकल डिवाइसेस लाइक पैडल्स, राइट? तो एयर तो हम इंड्यूस करते ही हैं, साथ साथ उस सीवेज को हम कंटिन्यूसली स्टिर भी करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू मिक्स शुगर विद वाटर, तो आप क्या करते हैं, जब उसको कंटिन्यूसली स्टिर करते हैं तो मिक्सिंग जल्दी होती है, राइट? तो इसी तरीके से क्या होगा, जब आप देखिए इस तरीके से आपके मैकेनिकल एरेशन होता है तो यहाँ पे इस तरीके से देख ले एयर रिलीज हो रही है और यहाँ पे हमने मैकेनिकल डिवाइस यानी पैडल भी प्रोवाइड किए हैं. ये पैडल क्या करेंगे, कंटिन्यूसली रोटेट करेंगे. जब ये कंटिन्यूसली रोटेट करेंगे तो सीवेज क्या है, सीवेज का जो अपर सरफेस है वो बार बार चेंज होता रहेगा, राइट? क्योंकि क्या होगा, जब एयर जाती है तो वो सिर्फ अपर सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएगी, बट एज due to continuous rotating this upper surface of sewage will get continuously change. तो सारा सीवेज जो नीचे ऊपर आता रहेगा और सारा का सारा सीवेज एयर के साथ प्रॉपरली मिक्स होगा. मतलब इस केस में हमें जो मिक्सिंग होती है वो भी प्रॉपर मिल पाती है क्योंकि हम आर्टिफिशियली पैडल के थ्रू मिक्सिंग कर रहे हैं. वेयरएज जो हमने डिफ्यूजर प्लेट्स में देखा था उसमें कोई मिक्सिंग नहीं, सिंपल आपकी एयर रिलीज हो रही है, वो अपना नेचुरली जितना मिक्स हो पाएगी उतनी ही हो पाती है. वेयरएज यहाँ पे हम आर्टिफिशियली मिक्सिंग कर रहे हैं. कैसे? बाय रोटेटिंग दिस पैडल एट अ हाई स्पीड सो दैट द सरफेस टॉप सरफेस ऑफ सीवेज कंटिन्यूसली चेंजेस, राइट? तो ये बहुत ही एफिशिएंट होता है इस टाइप का एरेटर और इसमें आप देख सकते हैं इसमें छोटे डिटेंशन पीरियड भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, दैट इज 3 to 4 hours, राइट? और डिफ्यूज्ड एयर एरेशन के कंपैरिजन में यहाँ पे जो कंप्रेस एयर चाहिए होगी वो भी कम चाहिए होगी क्योंकि वो जो मिक्स हो रही है एफिशिएंटली मिक्स हो रही है. बट डिफ्यूजन वाले सिस्टम में वो एफिशिएंटली मिक्स नहीं हो रही थी, इसलिए जो अमाउंट रिक्वायर्ड होता है कंप्रेस्ड एयर को ज्यादा होता है. लेकिन इस प्रोसेस में क्योंकि जो एफिशिएंसी वो ज्यादा है तो एज कम्पेयर टू डिफ्यूजर प्लेट सिस्टम इसमें जो एयर रिक्वायर्ड होगी दैट विड बी लेस और इसका डिटेंशन पीरियड भी कम होगा, राइट? सो आई होप एरेशन टैंक भी आपको क्लियर है कि इस सिंपल नॉर्मल रेक्टेंगुलर टैंक जिसमें कि हम सीवेज को, एक्टिवेटेड स्लज को और एयर को एक साथ मिक्स करते हैं और एयर को इंड्यूस करने के 2 तरीके होते हैं, डिफ्यूजर प्लेट्स और मैकेनिकल एरेशन, आउट ऑफ विच मैकेनिकल एरेशन इज जनरली प्रेफर्ड और इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम प्रेफर करते हैं, राइट? सो दिस वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन अबाउट दिस एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस. नाउ द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डिजाइन कंसिडरेशन इन्वॉल्व इन दिस एक्टिवेटेड स्लज प्लांट, राइट? सो व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स, what
what are the design criterias which we need to follow while we design a plant by this process, right? So basically जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको पढ़ना है, दीज आर, उसमें पहला है आपका एरेशन पीरियड और हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम, HRT, राइट? तो पहले इसके बारे में पढ़ते हैं. तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस. द एरेशन पीरियड डिसाइड्स द लोडिंग रेट एट विच द सीवेज इज अप्लाइड टू द एरेशन टैंक, राइट? फॉर कंटिन्यूस फ्लो एरेशन टैंक दिस वैल्यू इज डिटरमाइंड इन द सेम मैनर एज इज डिटरमाइंड फॉर ऑर्डिनरी सेडिमेंटेशन टैंक एज पर द इक्वेशन. इसका मतलब यह है कि देखो सिंपली टर्म्स में अगर आप हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम को समझे या एरेशन पीरियड को समझे तो ये एक तरीके से डिटेंशन पीरियड ही है. मतलब जो आपने ये टर्म पढ़ा सेडिमेंटेशन टैंक में, डिटेंशन पीरियड, और उसका मतलब क्या था कि कितने टाइम के लिए सीवेज को उसमें रोके रखते हैं. ये भी सेम वही है, बस इसका यहाँ पे नाम इसलिए चेंज किया है बिकॉज दिस इज एरेशन टैंक, तो इसलिए एरेशन पीरियड रख दिया. और हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम मतलब सेम कि सीवेज को कितनी देर के लिए रिटेंट करके रोक के रखा है, दिस इज HRT, राइट? और ये तो सिंपल डेफिनेशन है, मतलब आपको समझने के लिए. दूसरा इसको जो मतलब है कि इसकी वजह से हमें पता लगता है, इस पैरामीटर के थ्रू हमें पता लगता है कि क्या हमारी लोडिंग रेट होनी चाहिए जो जिस रेट से हम सीवेज को अप्लाई करेंगे एरेशन टैंक में, राइट? तो बोथ डेफिनेशन मतलब सिंपल ये प्रॉपर डेफिनेशन है कि हमें बताती है कि किस रेट से हम सीवेज को टैंक में लोड करेंगे. बिकॉज ऑब्वियसली जितने देर के लिए आपने सीवेज को रखा है टैंक में, एक बैच को, एक स्लॉट को जितने देर के लिए रखा है, उसके बाद ही आप दूसरे स्लॉट को रखोगे. तो ये क्या है, टाइम है जितने देर के लिए उसे रख रहे हैं. तो ऑब्वियसली जिस रेट से आप उसको लोड कर रहे हैं टैंक को, दैट विल डिपेंड ऑन द टाइम कि कितने टाइम के लिए आपने पहले स्लॉट को रखा हुआ है. तो इसीलिए इसका डेफिनेशन तो वही है कि कितने टाइम के लिए सीवेज उसमें प्रेजेंट है. बट दूसरा इट tells us about the loading at which sewage is applied to the aeration tank. Talking about its formula, so its formula is same as that of detention time, that is volume divided by the flow of sewage in the tank. मतलब जो वॉल्यूम है टैंक का अपॉन जितना उसमें टोटल सीवेज आ रहा है, राइट? तो इन दोनों का जो रेशियो होता है इसके थ्रू हम डिटेंशन पीरियड या फिर इसे क्या कहते हैं, एरेशन पीरियड या फिर हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम कहते हैं, ये इससे निकलता है, राइट? तो जब आप वॉल्यूम को, कि टैंक का वॉल्यूम जितना है उसको टोटल सीवेज जितना उसमें आ रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, दैट विल गिव अस हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम. सो दिस वाज द फर्स्ट पैरामीटर. Now another most important factor is volumetric BOD loading. Again it is very clear from the name that BOD loading. तो BOD loading मतलब the BOD load applied per unit volume of the aeration tank. तो यहाँ पे वॉल्यूम लिखा है और BOD लिखा है. इसका मतलब कितनी BOD उस टैंक में अप्लाई हो रही है पर यूनिट इट्स वॉल्यूम, दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक BOD लोडिंग. इसको ऑर्गेनिक लोडिंग भी कहते हैं. जस्ट जैसे हमने ट्रिकलिंग फिल्टर में पढ़ा, ऑर्गेनिक लोडिंग पढ़ी थी ना, राइट? कि दैट हाउ मच BOD इज अप्लाइड पर यूनिट फिल्टर वॉल्यूम. तो सेम यहाँ पे भी सेम इसका मतलब है. और इसका जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी सेम कि रेशियो किसका है, व्हाट इज द मास ऑफ BOD अप्लाइड पर डे टू द एरेशन टैंक, राइट? एंड वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक इन मीटर क्यूब. तो उसका जो फॉर्मूला बनता है दैट कम्स बेसिकली एज Q इंटू वाई नॉट अपॉन वी. यहाँ पे Q क्या है, Q है कि कितना एरेशन टैंक में सीवेज फ्लो आ रहा है इन मीटर क्यूब, और वाई नॉट है उसका BOD कंसंट्रेशन कितना है. तो इट्स वेरी सिंपल. जैसे हमने देखो मैं आपको इसको नॉर्मली बताती हूँ, इसके फॉर्मूले को आपको रटने की भी जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स वेरी सिंपल कि वॉल्यूमेट्रिक BOD लोडिंग क्या है. BOD लोडिंग इज BOD एंटरिंग एरेशन टैंक अपॉन इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक. तो इट्स वेरी इजी कि आप इसका फॉर्मूला आपको रटने की भी जरूरत है. आप सोचेंगे Q इंटू वाई नॉट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये बहुत सिंपल है. देखिए यहाँ पे Q क्या है कि कितना सीवेज एंटर कर रहा है, सीवेज इन मीटर क्यूब, ठीक है? और वाई नॉट है BOD कंसंट्रेशन, BOD कंसंट्रेशन, और V है वॉल्यूम ऑफ टैंक. तो बच्चों आपको अगर ये फॉर्मूला भूल भी जाओ तो इट्स वेरी सिंपल कि देखिए एरेशन टैंक में कितनी BOD एंटर कर रही है आपको कैसे पता चलेगी. सपोज जो टोटल वॉल्यूम एंटर कर रहा है वो हो रहा है 250 मीटर क्यूब सीवेज उसमें जा रहा है, राइट? इसको लीटर्स में भी एक्सप्रेस करते हैं, कर सकते हैं. 250 मीटर क्यूब जा रहा है, राइट? और BOD कंसंट्रेशन है 150 मिलीग्राम पर लीटर. ये है 150 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है? तो क्या हो गए, सिंपल आप अगर टोटल, ये तो कंसंट्रेशन है कितनी BOD उसमें एंटर कर रही है पर लीटर 150 मिलीग्राम BOD है, और टोटल सीवेज कितना एंटर कर रहा है 250 मीटर क्यूब. सपोज इसको हम एक्सप्रेस कर ले 250 लीटर में 250 लीटर्स जा रहा है सीवेज, राइट? तो क्या होगा, टोटल BOD कितनी एंटर कर रही है, ये तो कंसंट्रेशन है, टोटल BOD कितनी एंटर कर रही है, दैट इज 250
इंटू 150 करेंगे, राइट, इतनी बीओडी एंटर कर रही है, अपॉन वॉल्यूम सपोज टैंक का है 200, तो सपोज दिस इज 200, तो सिंपल इसका फॉर्मूला ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्यू इंटू वाई नॉट बाई वी, ये सिंपल ये है कि देखो क्यू क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीवेज, वाई नॉट इज व्हाट इज द बीओडी कंसंट्रेशन, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको पता चलता है कितनी बीओडी एंटर कर रही है, और वी तो सिंपल वॉल्यूम, तो सिंपल इसका जो ये फॉर्मूला है ये आपको ध्यान रखना है बस, कि बीओडी एंटरिंग द एरेशन टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक, तो जरूरी नहीं है कि आपको ये भी याद रहे क्यू इंटू वाई नॉट बाई वी, बट ये जस्ट आपको समझाने के लिए, आपको सिर्फ मेन याद रखना है कि वॉल्यूमेट्रिक बीओडी लोडिंग है, जितनी बीओडी उसमें एंटर कर रही है अपॉन डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ टैंक, राइट। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेशियो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम एफ बाई एम रेशियो भी कहते हैं। नाउ यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का तो आपको मतलब पता होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब जो उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जो बेसिकली क्या करेंगे, उसको ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी को डिकम्पोज करेंगे, राइट। बट व्हाट इज दिस फूड, ये फूड का यहाँ पे क्या मतलब है, वेस्ट वाटर में फूड कहाँ से आ गया, सो यहाँ पे फूड से मतलब है ऑर्गेनिक मैटर, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली फूड किसके लिए होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उसे कंज्यूम कर रहे हैं, वो उनके लिए एक फूड है, वो उनके लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, तभी तो वो उसे कंज्यूम कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप भी खाना खाते हैं इन ऑर्डर टू डिराइव एनर्जी, आप कोई और चीज क्यों नहीं खाते, बिकॉज सिर्फ आपको फूड से एनर्जी मिल रही है तो आप उसे खाएंगे, कंज्यूम करेंगे। सेम इज फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट द organic matter serves as a food for them, it is a source of energy for them, right, so that is why यहाँ पे जो रेशियो है इसको हम बोलते हैं एफ बाई एम रेशियो, जिस जो सिंपली किसका रेशियो होगा कि कितनी टोटल बीओडी अप्लाई हो रही है सिस्टम में, अगेन मतलब एरेशन टैंक में कितनी बीओडी एंटर कर रही है, बीओडी से यहाँ पे हमारा मतलब है ऑर्गेनिक मैटर, डिवाइडेड बाय टोटल माइक्रोबियल मास इन द सिस्टम, मींस टोटल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है सिस्टम में, इन दोनों के रेशियो को हम कहते हैं एफ बाई एम रेशियो। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर रिगार्डिंग द डिजाइन ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, मतलब एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की जो एफिशिएंसी डिपेंड करेगी वो एफ बाई एम रेशियो पे ही डिपेंड करती है। हाउ, नाउ एज यू कैन सी, ये रेशियो जितना ज्यादा कम होगा, राइट, उतनी ही एफिशिएंसी आप सोचिए क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, सोचिए, तो the efficiency will be greater, right, and if this f by m ratio is larger then the efficiency will be स्मॉलर, कम हो जाएगी। नाउ हाउ, इट्स वेरी इजी, देखो फूड क्या है बच्चों, फूड इज बीओडी, और एम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब अगर आपके सिस्टम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आपके एरेशन टैंक में एफ बाई एम रेशियो अगर कम है, इसका मतलब बीओडी कम हो रही है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली तभी तो रेशियो कम होगा, जब न्यूमरेटर कम होगा और डिनोमिनेटर ज्यादा, बीओडी कम हो रही है इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है, यानी वो डिकम्पोज होता जा रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा डिकम्पोजर हो रहा है उतना ही ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं, तो इसका मतलब डिकम्पोजिशन जितना ज्यादा एफिशिएंट है, जितनी हाई रेट से हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वैसे ही बढ़ेंगे, इसका मतलब एफिशिएंसी बढ़ेगी एफ बाई एम रेशियो जब कम होगा। वाइसी वर्सा, इफ एफ बाई एम रेशियो इज लार्जर देन बीओडी ज्यादा है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम है, जब बीओडी ज्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है और उसको कंज्यूम करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम है, सो ऑब्वियसली द एफिशिएंसी ऑफ एवर प्रोसेस विल गेट डिक्रीज्ड, राइट। सो ये कंट्रोलिंग फैक्टर होता है एफ बाई एम रेशियो, किसमें, हमारी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए, तो हम चाहते हैं कि एफ बाई एम रेशियो क्या हो, कम हो। नाउ इस एफ बाई एम रेशियो को हम कैसे चेंज करते हैं, somebody कैन आस्क यू, तो जो मैंने आपको बताया था कि एरेशन टैंक से आपका सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में से जो स्लज निकल रहा है, राइट, स्लज जो आ रहा है आगे, तो आपका क्या जा रहा है, एफ्लुएंट यानी लिक्विड पार्ट, और जो स्लज सेटल हो रहा है उसका जो पार्ट हम यहाँ रोटेट करके लाते हैं, जिसको कि हम क्यू आर भी कहते हैं, राइट, सिंपली क्यू आर मतलब सीवेज फ्लो विच इज रिसर्कुलेटेड, राइट, तो ये जो क्यू आर है ये इस पे डिपेंड करता है, एफ बाई एम रेशियो जो हमें चेंज करना पड़ता है दैट डिपेंड्स अपॉन दिस क्यू आर, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने आपको क्या बताया, ये जो स्लज होगा एक ऐसा स्लज होगा, एक्टिवेटेड स्लज होगा, क्योंकि इसमें क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो जब हमें एफ बाई एम रेशियो को कम करना है, इसका मतलब हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ाना होगा, इसका मतलब ये जो हम जितना पार्ट रोटेट कर रहे हैं हम बार बार इसे चेंज करके एफ बाई एम रेशियो की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, एंड दस वी कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अवर एरेशन टैंक, राइट। सो इट इज समटाइम बीइंग आस्क्ड कि किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो इट depends upon the f by m ratio, and this f by m ratio also depends on this qr, which is the sewage which is being recirculated, right. So this was your f by m ratio. Now talking about what is its formula, कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला सिंपल होगा कि कितनी बीओडी अप्लाई हो रही है डिवाइडेड बाय टोटल माइक्रोबियल मास इन द सिस्टम। तो सिंपली क्या होता है बच्चों, एक टर्म होता है, दिस इज मिक्स्ड लिकर
सस्पेंडेड सॉलिड्स, राइट। अब ये मिक्स लिकर सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या होते हैं, देखिए MLSS मतलब क्या है, जो आपका एरेशन टैंक है, एरेशन टैंक के अंदर आपका क्या क्या है, सीवेज है, राइट। देन आपका क्या है, एक्टिवेटेड स्लज है, एक्टिवेटेड स्लज, एंड देन आपने एयर, इन सबको मिक्स किया है। इस सब का जो मिक्सचर बनता है बेसिकली बच्चों, उसको हम कहते हैं MLSS, राइट। और MLSS को डिनोट करते हैं XT से, राइट। और MLSS का जो कंसंट्रेशन गिवन रहता है वो होता है मिलीग्राम पर लीटर, मतलब सॉरी, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मिक्स्ड लिकर। ये जो कॉम्बिनेशन है इसे कहते हैं मिक्स लिकर। और MLSS हो गया मिक्स लिकर सस्पेंडेड सॉलिड, मतलब सस्पेंडेड सॉलिड्स विच आर प्रेजेंट इन दिस मिक्स्ड लिकर। अब ये सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या होंगे, ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, राइट। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इस पूरे पूरे सीवे इस कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है, उसको कॉन्सेंट्रेशन को हम डिनोट करते हैं एक टर्म से, जिसको कहते हैं मिक्स लिकर सस्पेंडेड सॉलिड विच इज XT। सो क्योंकि ये कंसेंट्रेशन है तो इट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम पर लीटर, राइट। तो बेसिकली जो मैंने आपको F/M रेशियो बताया, ये क्या है, किसका रेशियो है, BOD टू किसका रेशियो है, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम नहीं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने प्रेजेंट है, ठीक है, BOD टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला आप बनाता है, फिर से आप इसे याद मत करना, मैं आपको समझा देती हूँ। BOD क्या होगा, Q इंटू वाई नॉट हो जाएगा, जैसे अभी हमने पिछले टर्म में पढ़ा था, जहां पे Q क्या है, Q है अमाउंट ऑफ सीवेज विच इज बीइंग अप्लाइड, है ना, और वाई नॉट है BOD कंसंट्रेशन। ये मैंने आपको प्रीवियस फॉर्मूला में बता दिया है कि क्यों निकाल, कैसे निकाली हमने टोटल BOD। तो ऑब्वियसली टोटल BOD कितनी होगी, कि कंसंट्रेशन कितना है मल्टीप्लाइड बाय टोटल सीवेज कितना है, तो ये तो Q इंटू वाई नॉट होगा। अब यहाँ पे होगा XT इंटू वी। XT इंटू वी क्यों है, तो देखिए बच्चों, जो XT है MLSS, नीचे आपको डिनोमिनेशन में क्या चाहिए, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने हैं। अब XT के, XT कंसंट्रेशन गिवन है, मिलीग्राम पर लीटर, आप यूनिट से समझ सकते हैं। तो टोटल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं दे रखे हैं, उसने दे रखा है 1 लीटर में कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो हुआ XT। तो यानी आपको अगर टोटल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पता करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो पर लीटर, ये किसका कंसंट्रेशन गिवन है, मतलब इस टैंक का पर लीटर वॉल्यूम में कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, तो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ टैंक। यहाँ आपको आप यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दैट डू नॉट मल्टीप्लाइड विद द वॉल्यूम ऑफ सीवेज। ये जो कंसंट्रेशन गिवन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, दैट इज द पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द टैंक। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ टैंक से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि समझ गए ना आप कि पर लीटर मतलब पर लीटर वॉल्यूम ऑफ, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टैंक कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो गिवन है XT। तो यानी टोटल जब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या दे देगा आपको, टोटल जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो इस तरीके से F/M रेशियो को निकाला जाता है, राइट। तो यू कैन सी हियर इट्स फॉर्मूला F/M equals to Q into Y naught divided by V into XT, right? And it is also written here F/M ratio for an activated sludge plant is main factor controlling the BOD removal. Lower the F/M value, higher will be BOD removal in the plant, right? So I hope this parameter is also clear to you. So I hope that is enough for today's lecture because बहुत सारा हमने पढ़ लिया, तो in order not to load you up, the last parameter, that is sludge age, that we'll be discussing in the next lecture, and then we'll also solve one numerical based on this activated sludge process so that it will be more clear to you. So I hope all these parameters are clear to you. If there is any doubt, you may ask me. Thank you.